और आइए अब अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। बिजनेस करने वाले हों या फिर नौकरी करने वाले, किसान हो या मजदूर, सभी कोरोना काल में परेशान रहे हैं। कल यानी 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो क्या कोरोना काल में मिली तकलीफों का ख्याल रखते हुए राहतों का ऐलान करेंगी? आज यही सवाल सभी के जहन में है। आज संसद में आर्थिक सर्वे पेश हुआ, उससे संकेत मिल रहे हैं कि बजट से लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर क्या है? बजट से पहले सवाल का जवाब जरूरी होता है और ये जवाब मिलता है आर्थिक सर्वे में, जिसे आज वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया। आर्थिक सर्वे के मुताबिक अच्छी बात यह है कि कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। देश की इकोनॉमी की हालत लोगों ने जिस तरह की सोची हुई थी उससे बेटर है। यानी लोगों ने सोचा था कि कोरोना की वजह से इकोनॉमी की हालत काफी डाउन है, बट जबकि इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि इकोनॉमिक देश की अच्छी स्थिति में है, उतनी बुरी स्थिति में नहीं है जितना कि सोचा गया था। वित्तीय साल 2022-23 के बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था का मजबूती की ओर इशारा है। हालांकि विकास दर इस साल की तुलना में कम हो सकती है। 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% की दर से बढ़ सकती है, जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके 9.2% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक अच्छी बात यह है कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र ने रफ्तार पकड़ ली है। कृषि में 2021-22 में 3.9% की विकास दर रहने का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र में भी 4.1% वृद्धि दर रहने का अंदाजा है। दावा किया जा रहा है कि रियल एस्टेट और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स कोरोना के पहले जैसे स्टेज में आ चुके हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से सर्विस सेक्टर को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि कोरोना महामारी के बावजूद पूंजी बाजार लगातार मजबूत हुआ है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2021 में अप्रैल से नवंबर तक 89,000 करोड़ रुपए के 75 आईपीओ आए थे। ये पिछले एक दशक के किसी भी साल की तुलना में बहुत ज्यादा है। एयर इंडिया के निजीकरण सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक एयर इंडिया का निजीकरण आगे कई सरकारी कंपनियों की बिक्री का रास्ता मजबूत करेगा। यानी सरकार का फोकस बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण पर होगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने का अनुमान है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2025 तक $5 ट्रिलियन यानी कि करीब 373 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 104.56 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की रणनीति कमजोर हुए क्षेत्रों को मदद देने की है। इसके साथ ही कोशिश सप्लाई साइड रिफॉर्म्स की भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आर्थिक सर्वे के आधार पर ही बजट बनाया जाता है, यानी जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया है उससे बजट का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। जानकार मान रहे हैं कि आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। 8.5% की विकास दर के साथ देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की कुछ मजबूत इकोनॉमी में शामिल हो जाएगी। सर्वे से संकेत मिल रहा है कि सरकार के पास अतिरिक्त पैसा है, यानी कल बजट में लोगों को राहत देने वाले कई फैसलों का ऐलान हो सकता है। अब सुनिए इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कल लोग कुछ सौगातों की जो है उम्मीद रख सकते हैं। अब एक संभावना बन रही है कि कल बजट के अंदर कुछ ना कुछ इनकम टैक्स को लेके कंसेशन आने की संभावना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके कुछ एग्जम्पशन बढ़ने की संभावना है। वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए कुछ एडिशनल टैक्स की छूट मिलने की संभावना है। हाउसिंग फाइनेंस जो लोगों ने लिया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग घर फाइनेंस पे लेते हैं, उनके लिए टैक्स की छूट, प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट पे एडिशनल आने की संभावना है। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि में एडिशनल एग्जम्पशन, एडिशनल पेमेंट आने की संभावना है,
40% के आसपास बढ़ने की संभावना मुझे लग रही है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के लगातार प्रयास से भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में से एक बन गया है। राष्ट्रपति ने खासतौर पर वैक्सीनेशन मुहिम का जिक्र किया और रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। संबोधन में राष्ट्रपति का फोकस युवाओं और डिजिटल इंडिया पर रहा। उन्होंने स्टार्टअप के साथ डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में सरकार के उठाए गए कदमों की तारीफ भी की। राष्ट्रपति ने कहा कि 2016 से अभी तक 56 अलग अलग सेक्टर्स में 60,000 नए स्टार्टअप्स बने और 6 लाख से अधिक रोजगार के मौके बने हैं। अर्थव्यवस्था की मजबूती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी वसूल हो रही है। आज भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है। इससे देश के लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला है। वस्त्र उद्योग के विकास के लिए करीब 4500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और एपरल पार्क बनाए जा रहे हैं। इससे 1.5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के साधन भी बने हैं। भारतीय रेलवे का तेज गति से आधुनिकीकरण किया जा रहा है और पिछले 7 वर्षों में 24,000 किलोमीटर रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। गांव में 100 किलोमीटर प्रति दिन के हिस्सा से अधिक तेजी से सड़कें बनाई जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग पुलिस बलों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के तहत विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आय को बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने की पहल का भी उल्लेख किया। जनधन आधार मोबाइल अर्थात जैम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा है उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रांसफर का लाभ मिला है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के यूपीआई प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए भी मैं सरकार के विजन की प्रशंसा करूंगा। और अब बात कर लेते हैं कल पेश होने वाले बजट की, जिसमें आम लोगों को भी इस बार कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 की दूसरी तिमाही यानी पिछले साल जुलाई से सितंबर में ही कोरोना की मार से भारतीय अर्थव्यवस्था बाहर निकल आई थी। हालांकि राज्य सरकारों की तरफ से लगने वाली पाबंदियों का खामियाजा इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अब भी भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में इन सेक्टर से जुड़े करोड़ों लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं ताकि उन्हें बूस्ट मिल सके। लेकिन क्या आपको पता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब आम बजट ने देश की आर्थिक दिशा तय की है। आज़ादी के 75 साल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ तक पहुँचा दिया। मंगलवार को भारत के 92वें बजट से पहले हम इतिहास में दर्ज कई बजट से जुड़ी रोचक जानकारियाँ आपको बताते हैं, जिनकी वजह से भारत की जीडीपी बढ़कर 35,73,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद भारत के पहले बजट की। 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम ने इसे पेश किया था। आज़ादी मिलने के 3 महीने के अंदर ही पेश हुए इस बजट के जरिए देश को एकजुट करने और बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए बड़े फैसले लिए गए थे। इस पहले बजट की खासियत ये थी कि इसमें करीब 171 करोड़ रुपए की आय और करीब 197 करोड़ के कुल खर्च का अनुमान लगाया गया था। डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा क्षेत्र के लिए इस बजट में 92 करोड़ की रकम आवंटित की गई थी। यानी कुल बजट का करीब 46% हिस्सा देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगा दिया गया था।
देश के पहले बजट में सूती कपड़ों और धागों पर 3% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। इसके बाद बात 1950 के बजट की, जिसके ठीक पहले भारत को गणतंत्र देश घोषित किया गया। यानी भारत में इसी साल संविधान लागू हुआ था, जिसके बाद भारत को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश माना जा रहा है। 28 फरवरी 1950 को तब के वित्त मंत्री जॉन मैथाई ने चौथा बजट पेश किया था। इस बजट के जरिए भारत सरकार ने रूस की तरह एक योजना आयोग बनाने का प्रस्ताव देश के सामने रखा। इस बजट में इनकम टैक्स की दरें 30% से घटाकर 25% कर दी गई। उस वक्त 1,21,000 की सालाना आय पर करीब 55% टैक्स लगता था, जबकि आयकर की अधिकतम दरें 78% तक थी। इसके बाद 15 मई 1957 में एक ऐसा बजट पेश हुआ जिसकी वजह से भारत की विकास दर धीमी पड़ गई, क्योंकि सरकार की तरफ से दूसरे देशों से होने वाले इंपोर्ट यानी कि आयात पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके अलावा पहली बार संपत्ति कर भी लगाया गया, तो वहीं एक्साइज ड्यूटी को भी 400% तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा सालाना आय पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ गया। इस बजट में शामिल इन्हीं प्रावधानों की वजह से देश पर कर्ज बढ़ता गया, जिसकी वजह से आर्थिक संकट जैसे हालात खड़े हो गए। हालांकि उस समय के वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी ने हंगरी के अर्थशास्त्री निकोलस कैल्डोर की सलाह पर टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव किया था, जिसकी वजह से देश के लिए आगे की राह थोड़ी मुश्किल भरी रही थी। देश का पहला आम जन वाला बजट 29 फरवरी 1968 को पेश किया गया था। संसद के पटल पर बजट रखते हुए उस समय के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने फैक्ट्री के गेट पर एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से उत्पादों की स्टैंपिंग और असेसमेंट की बाध्यता को खत्म कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला। इसके अलावा आयकर भरने वाले पति पत्नी के लिए इस बजट में छूट का ऐलान किया गया। इस बजट को पेश करने वाले मोरारजी देसाई को ही सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का कीर्तिमान हासिल है। कुल मिलाकर 10 बार उन्होंने आम बजट पेश किया था। अब बात 28 फरवरी 1973 को पेश हुए आम बजट की कर लेते हैं, जिसे द ब्लैक बजट भी कहा जाता है, क्योंकि इसी बजट को पेश करते हुए उस समय के वित्त मंत्री यशवंतराव चौहान ने बड़े कदम उठाए थे। उन्होंने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और कोयले की खदानों के नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण करने के लिए 56 करोड़ रुपए जारी किए, जिसका फायदा ये हुआ कि कोयला उत्पादन में भारी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से भारत के विकास को नई रफ्तार मिली। हालांकि 80 का दशक आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए भारी पड़ा, जिसने आगे चलकर उदारीकरण की नींव रखी। 24 जुलाई 1991 को उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उदारीकरण वाला बजट लेकर आए, जिसे भारत की आर्थिक आजादी का दिन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। करीब 30 साल पहले पेश हुए इस बजट ने भारत के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा कर दिए। भारत के लिए एक नई खुली हुई अर्थव्यवस्था का रास्ता साफ हुआ, क्योंकि इस बजट के जरिए आयात निर्यात के नियमों को आसान बनाया गया। सरकारी दखल यानी कि लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा सीधे तौर पर विदेशी निवेश को इजाजत दी गई। इसी आर्थिक उदारीकरण की वजह से भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। जुलाई 2014 में अपना 5वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सबसे पहले नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की। महंगाई से जूझ रही जनता को रिझाने के लिए इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया। इस बजट में अमीरों पर शिकंजा कसकर आम आदमी को राहत देने की नीति भी रखी गई। 2019 से वित्त मंत्रालय की कमान निर्मला सीतारमण के हाथों में है। वो देश की पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री है। 5 जुलाई 2019 को पहला बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण इस बार चौथा बजट पेश करने वाली हैं, जिस पर अब पूरे देश की नजर टिकी हुई है।
चलिए अब अगली गुड न्यूज़ का रुख कर लेते हैं। रोबोटिक सर्जरी की जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत में ये तकनीक भी आने वाली है और आने वाले दिनों में और सस्ती हो सकती है, जिसके लिए एसएस इनोवेशन कंपनी स्वदेशी रोबोट बनाने की पहल भी कर चुकी है। ऑपरेशन की क्या है ये नई तकनीक और कैसे काम करती है, आइए समझाते हैं आपको। समय भी कम और शरीर पर सर्जरी का नामो निशान तक नहीं। यह है ऑपरेशन की स्माइल वाली तकनीक, यानी सर्जरी भी हो जाए और दर्द का पता भी न चले। ये सब मुमकिन होता है रोबोट असिस्टेड सर्जरी से। अभी तक ये तकनीक बड़े देशों में ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही थी। बहुत महंगा होने की वजह से भारत में इसका चलन बहुत कम रहा, लेकिन अब भारत में भी ये सुविधा आम लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में भी देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। एसएस इनोवेशन नाम की स्वदेशी कंपनी ने सर्जिकल रोबोट सिस्टम को तैयार किया है। मंत्रा नाम के इस रोबोटिक सिस्टम से भारत में रोबोटिक सर्जरी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये तकनीक क्यों असरदार है, पहले जरा इसे समझ लीजिए। 4 महीने पहले रोबोटिक सर्जरी के जरिए कैंसर का इलाज कर चुके विपुल का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी कैंसर पीड़ितों के लिए जिंदगी जीने की उम्मीद बन गई है। रोबोटिक सर्जरी का जो प्लस मैं बताता हूँ, इसमें ब्लड लॉस नहीं है। जो नॉर्मल सर्जरी में आपके शोल्डर वगैरह नेक सर्जरी के या नेक एंड माउथ सर्जरी में जो शोल्डर आपके ड्रॉप हो जाते थे, वो इसमें नहीं होते। जो मैंने भी महसूस किया, इनिशियली सर्जरी कराने के बाद कोई भी सर्जरी के नर्व्स कटती हैं, काफ़ी डैमेज होता है, तो वो आपको एक इचिंग सेंसेशन या आंट की बाइट्स की तरह आपका सेंसेशन रहता है, पर विद पैसेज ऑफ टाइम दैट गेट रिड्यूस और उसके बाद आप नॉर्मल उस पर आ जाते हैं। विपुल की सर्जरी भारत में हुई थी, लेकिन दुनिया भर में लाखों मरीज रोबोट सर्जरी के जरिए सफल इलाज करा चुके हैं। दरअसल रोबोटिक सर्जरी का विकास जटिल ऑपरेशन या फिर सर्जरी की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इसमें सर्जन कंप्यूटर कंट्रोल के जरिए रोबोट को संचालित करते हैं। रोबोट की मदद से पहला ऑपरेशन जर्मनी में 1998 में हुआ था, जबकि अमेरिका में 1999 में पहली बार रोबोट असिस्टेड सर्जरी हुई थी। भारत में रोबोटिक सर्जरी को लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी है इसका सस्ता होना। इसीलिए स्वदेशी कंपनी एसएस इनोवेशन का मंत्रा सर्जिकल रोबोट सिस्टम अहम है। दावा ये किया जा रहा है कि ये सिस्टम दुनिया में सबसे सस्ता होगा। पेशेंट्स को बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और घर पे जाकर के बिल्कुल जो पुरानी लाइफस्टाइल है एकदम बहुत तेज़ी से रिज्यूम हो जाती है। ये दुख होता है कि पेशेंट्स क्योंकि पैसों की वजह से ये ऑपरेशन नहीं करा सकते। फिलहाल भारत में रोबोटिक सिस्टम की 70 से 80 यूनिट्स हैं। सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, थोरेसिक, कार्डियक, सर और गर्दन समेत तमाम बड़े ऑपरेशंस में किया जाता है। भारत में ओरल कैंसर यानी मुंह में होने वाले कैंसर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बेस पे ये जो सर्जरी हमारे तीनों मकसद पूरे करती है, कैंसर क्योर, कॉस्मेटिक आउटकम्स एंड गुड फंक्शनल आउटकम्स। तो इसको देखते हुए हमने कहा ये अगर टेक्निक किस पे अप्लाई करनी चाहिए, वो सर्जन्स का डिसीजन है कि ये सबकी नहीं हो सकती। ये उन पेशेंट्स को जिनका हम इंट्रा ओरल एक्सीजन कर सकते हैं ट्यूमर का, और नेक में बड़ी बड़ी नोट्स नहीं। इट शुड बी बेसिकली आई विल से फॉर स्टेज 1 and 2 where you don't have any spread in the neck to give them better cure, cosmesis and functional outcomes. चिकित्सा क्षेत्र में आ रही तकनीकी बदलाव से सर्जन बेहद सटीक तरीके से सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। हालांकि भारत में अभी रोबोटिक सर्जरी कुछ ही जगह है, लेकिन मंत्रा के आने से इसका चलन तेजी से बढ़ने की संभावना है। दिल्ली से तेजश्री पुरुंदरे और श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रोबोटिक सर्जरी आने वाले समय में ज़्यादातर ऑपरेशन में यूज़ होने वाली तकनीक बनने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोबोट असिस्टेड सर्जरी को इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी में शामिल ही नहीं करती, जिसकी वजह से आम जनता रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा नहीं ले पा रही। जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को हम 7-8 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं, आईसीयू में 2-3 दिन रखते हैं, पर जैसे आप इस टेक्नोलॉजी पे आ जाते हो, आप पेशेंट को आईसीयू में 1 दिन रखते हो। सो जब आप कॉस्ट को कंपेयर करोगे तो आईसीयू की कॉस्ट रोबोटिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा महंगी पड़ती है।
तो अल्टीमेटली जो डिसीजन आता है कि लास्ट में कॉस्ट इज इक्वल, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमें, अभी हमारी इंश्योरेंस कंपनी रोबोटिक टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स को कवर नहीं करती, तो वो उसको कवर नहीं करती तो पेशेंट को पे करना पड़ जाता, तो पेशेंट की जेब से पैसा जा रहा वो एक प्रॉब्लम है। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी कल को इसको कवर करेगी तो कॉस्ट ऑफ ओपन सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी इन दिस ओरल पार्ट इज इक्वल। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये रोबोटिक सर्जरी काम करती है। लोगों को लगता है कि शायद इसमें रोबोट सर्जरी करता है, बट इसमें सर्जन सर्जरी करता है, बट विद ए सिस्टम जिसमें हमें 3 डायमेंशनल व्यू दिखता है, 10 गुना बड़ा दिखता है और सारा सिस्टम कंट्रोल्ड है। तो मेरे इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, मेरे हाथ यहाँ कांपेंगे तो वहाँ नहीं कांपेंगे, तो इसलिए सिस्टम कंट्रोल हो जाता है। तो अगर अमूमन कभी होता है कि अगर हमें छींक आ गई मान लीजिए, तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो वहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा? जी, इसको हम कहते हैं ट्रेमर फिल्ट्रेशन, कि यहाँ मेरे हाथ कांपे, चाहे मैं छींक मार रहा हूँ, चाहे मैं वैसे काँप रहा हूँ, पर वो चीज़ें वहाँ नहीं ट्रांसमिट होंगी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से डॉक्टर के साथ में ही कि किस तरीके से यहाँ ये मशीनरी काम कर रही है। आपने बताया था कि ये जो है विजन कार्ट है, ये विजन कार्ट है, ये पेशेंट कार्ट है और वो सर्जन कंसोल है। तो विजन कार्ट हमारा जो हमारे असिस्टेंट होते हैं सर्जन्स, वो इसमें देख के हेल्प करते हैं हमारी, और पेशेंट कार्ट मीन्स ये 4 दा विंची 4 आर्म रोबोटिक सिस्टम है ये, जिसमें चारों रोबोटिक आर्म्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर अगर ज्वाइंट्स देखोगे ना, मल्टीपल ज्वाइंट्स हैं, अगर आप देखोगे तो ये बहुत डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसकी आप फ्लेक्सिबिलिटी देखो कि आप कितनी भी दूर ले जा सकते हो इसको। सर्जिकल फील्ड में इससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है अभी। सर, इससे जो भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे स्कारलेस होते हैं? बेसिकली क्या होता है कि आप जो ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, इनका जो डायमीटर है वो 8 mm है, तो इतना तो आपको स्कार आएगा ही आएगा। बट आप कोई भी कैंसर की सर्जरी करते हो, अब नॉट टॉकिंग अबाउट ओरल कैंसर, अगर पेट के भी करते हो तो ट्यूमर तो आपको निकालना पड़ता है। तो अगर ट्यूमर है, निकालने के लिए छोटा इंसिजन देना पड़ता है। बट एक फैक्ट है, जितना नीचे आप इंसिजन दोगे, मतलब पेट में ऊपर देते हो, तो स्कार भी ख़राब आएगा, पेन भी ज़्यादा होगा। जितना आप नीचे दोगे उतना ही स्कार ठीक आता है। तो जब हम सर्जरी करते हैं पेट की भी, हम इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ डालते हैं, पर हम छोटा स्कार यहाँ दे के और फिर उसको ट्यूमर को निकाल लेते हैं। तो आपको जो स्कार आता है वो अच्छे वाला स्कार आता है, पर छोटा आता है। ओपन सर्जरी करो तो पूरा काटना पड़ता है आपको। तो बहुत ही स्मॉल स्कार आता है, और जब ओरल सर्जरी की बात होती है तो सिर्फ कट्स लगते हैं। ओरल सर्जरी में स्कार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप मुंह से ही ट्यूमर निकाल लेते हो, और गर्दन का ट्यूमर आप यहाँ आर्म पिट के जो इस 8 mm पोर्ट्स हैं उसको थोड़ा सा इलाज करके उसको निकाल लेते हो। तो ऐसे ओरल कैंसर्स में इसलिए स्कार नहीं आता आपका। जी, देखिए ये जो तकनीक है वो इतनी अद्भुत है कि इसके ज़रिए स्कार्स जो सबसे बड़ी परेशानी होते हैं तो वो नहीं आते हैं। कि बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ से मिलता है कि एक ऐसा ऑपरेशन आपका होता है यहाँ पर कि आपके जो स्कार्स हैं वो कम से कम आते हैं, और एकदम स्कारलेस टेक्निक है जिसका उपयोग यहाँ पे BLK मैक्स में किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के साथ में जो भेदभाव होता है कैंसर के बाद में, जो उनका उपचार होता है उसके बाद भी वो जिसको बार बार फेस करते हैं उससे वो बच पाते हैं। ये एक नई उम्मीद है इस क्षेत्र में, और आगे भी हम सभी ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स की ज़िंदगी में बदलाव लाएगी। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ श्रुतिका, दिल्ली। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।